तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की ये 5th क्लास है। अब इस क्लास में जैसे कि आपने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप, इसमें मैंने इंडियन रिवर्स बना रखी हैं। ज़्यादातर रिवर्स मैंने आपको वो दिखाई हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इन रिवर्स के बारे में सारी डिटेल मैं आपको इसी क्लास में दूंगा। इसके अलावा जैसे क्या होता है नदी का सोर्स और नदी का मुहाना, नदी का मुख या माउथ या मुहाना क्या होता है, सोर्स क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिन क्या है, वाटर साइड एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, रिवर वैली क्या है, रिफ्ट वैली क्या है, इसके अलावा स्लोप क्या होता है, जो माउंटेन से निकलने वाली नदियां हैं, पर्वतीय नदियां और मैदानी नदियां, उनमें क्या अंतर है, युवा नदी और बूढ़ी नदी ये क्या होती है, इनमें क्या अंतर है। इसके अलावा नदी का तटबंध क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, झरना क्या होता है, और डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है, नदी द्वीप क्या होता है, सहायक नदी क्या होती है, नदी घाटी परियोजना क्या होता है, दोआब क्या होता है, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, पंचनद क्या है, और इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको इसी क्लास में देंगे। आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी भी आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें हौसला मिलेगा। ओके, तो चलिए क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। नदी जहाँ से भी निकलेगी, जिस भी ग्लेशियर से, झील से, तालाब से जहाँ से भी नदी निकलेगी उसे नदी का सोर्स या स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसे उद्गम भी कहते हैं, स्रोत, सोर्स या उद्गम। ओके, उद्गम कुछ भी आपसे पूछे। उसके बाद नदी जहाँ पर ख़त्म होती है, चाहे नदी किसी झील में ख़त्म हो, सागर में ख़त्म हो या किसी बड़ी नदी में मिल जाए। कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो ना तो किसी नदी में पहुँच पाती हैं, ना ही सागर या झील में पहुँच पाती हैं, जैसे घग्गर नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी। घग्गर और लूनी नदियाँ जो हैं, ये घग्गर तो थार में खो जाती है और जो लूनी है वो भी कच्छ के रण में जाकर के खो जाती है, समंदर तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ तक कि मानसून में भी ये समंदर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना, तो नदी जहाँ ख़त्म होगी उसे कहते हैं नदी का मुहाना या नदी का मुंह। अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, नदी का मुंह मतलब जहाँ से नदी निकल रही है ना, नदी का मुँह या मुहाना। अब उसका नाम मुँह क्यों रखा है, एक्चुअली उसमें बहुत सारा मलबा आता है ना, बहुत सारा मलबा आता है जो समंदर में या जिस नदी में वो मिल रही है उसमें गिरता है, तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे उसके मुंह से बहुत सारा मलबा निकल रहा हो। तो मुंह या मुख या मुहाने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से वो निकल रही है, जहाँ पर वो ख़त्म हो रही है, जहाँ पर वो अपने साथ लाए हुए अवसाद, अवसाद मीन्स सेडिमेंट्स, अपने साथ जो भी मलबा वो लेकर के आ रही है। अवसाद का मतलब समझ गए ना। हाँ, इसी तरह की, देखिए यहाँ पर मैंने अवसाद लिखा नहीं है, लेकिन इसी तरह की बातें मेरे साथ आती रहेंगी। तो अगर अभी आप कॉपी पेन लेके नहीं आए हैं तो ले आइए। अवसाद का मतलब, सेडिमेंट्स का मतलब नदी में जो कुछ ही बह करके आ रहा है। ओके, नदी घाटी, नदी घाटी का मतलब है नदी बहती है तो अपने रास्ते में घाटी बनाती है, नदी बहती है अपने रास्ते में घाटी बनाती है, नदी घाटी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रिफ्ट या भ्रंश, रिफ्ट या भ्रंश, इसका एक नाम और भी है दरार। अब पृथ्वी की सतह पर किसी वजह से दरार पड़ गई, बहुत ही लंबाई तक गहरी और लंबी दरार पड़ गई, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं भ्रंश। जैसे आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा है कि भारत की कौन सी खास नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में या दरार घाटी में या भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो आप लोग बताते हैं नर्मदा, सोन, ताप्ती, और कौन सी, दामोदर, और उधर कर्नाटक में कौन सी, शरावती नदी। ये नदियाँ जो है ना रिफ्ट वैली या भ्रंश वैली में बहती हैं। रिफ्ट का मतलब क्या है, देखो अक्सर ऐसा होता है भूकंप आते हैं ना, तो अब तो इतने भयंकर विनाशकारी भूकंप नहीं आते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर 10 या 10 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप भी आए हैं। उन भूकंपों की वजह से आज जो एमपी में नर्मदा और ताप्ती रिवर हैं, उधर झारखंड, पश्चिम बंगाल में दामोदर रिवर हैं, अफ्रीका में जॉर्डन रिवर की वैली है, ज़मीन पे बहुत गहरी और बहुत लंबी, हज़ारों किलोमीटर लंबी दरारें पड़ गईं। उन्हीं को भूगोल की भाषा में कहते हैं भ्रंश। भूगोल की भाषा में उन्हीं को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश या दरार या रिफ्ट। ओके, तो उसमें कोई नदी बहने लगे तो उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी। क्लियर है, दोबारा बताऊं। ओके, अब उसके बाद ढाल स्लोप, जिधर को नदी बहती है आप लोग जानते हैं ढाल। अब हाँ, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पर्वतीय नदी बनाम मैदानी नदी। तो पर्वतीय नदी और मैदानी नदी का अंतर क्या होता है। जो पहाड़ों में बहती है, पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से निकल के मैदान में आ जाती है, जाहिर सी बात है पहाड़ पर रुकी तो रहेगी नहीं, नीचे तो आएगी। नदी को एक ना एक दिन समंदर में मिलना है ना, चाहे वो डायरेक्ट समंदर में मिल जाए गंगा जी की तरह, या फिर यमुना जी गंगा जी में मिल के, वो गंगा जी के साथ मिल करके समंदर में
चली जाए, है ना। तो नदी को एक दिन तो सागर में मिलना ही है, तो जाहिर सी बात है उसने पहाड़ उतर के नीचे आना ही आना है मैदान में, मैदान से होते हुए सागर में जाना है। तो जो पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, आपको पता है उनका जो ढाल जो है तीखा होता है, तेज़ ढाल होता है। पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं तो पहले तो पहाड़ों में बहुत तेज़ बहती हैं, और पहाड़ से उतरकर जब मैदान में आती हैं तो भी उनकी स्पीड खूब तेज़ होती है। आप जब भी देखेंगे जो भी नदियाँ पहाड़ से आती हैं उनमें पानी तेज़ गति से बहता है, तेज़ गति से बहती हैं। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है कि पहाड़ों पर बारिश खूब होती है। अरावली जैसे पहाड़ उसका, अरावली और लद्दाख जैसे पहाड़ उसका अपवाद भी हैं, लेकिन आमतौर पर हिमालय जैसे पहाड़ हैं, पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ हैं, यहाँ पर बरसात खूब होती है। तो पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ आमतौर पर सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब इनमें हमेशा पानी बहता है। अच्छा, ठीक है ना। पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ आमतौर पर सदा नीरा यानी कि उनमें हमेशा पानी बहता है, इनकी स्पीड तेज़ होती है। इसके अलावा स्पीड की वजह से एक तो स्पीड तेज़ होती है, दूसरा पानी हमेशा बहता है, पानी बहता भी ज़्यादा है, तो इनकी कटान की क्षमता जो होती है वो खूब होती है। कटान समझ रहे हैं ना, नदी बहती है, आपके गांव के आसपास कोई नदी नाला नहर हो तो वो भी कटान करता है, इनकी कटान की क्षमता खूब होती है। अच्छा, ये नदियाँ जो है ना किनारों पे कम कटान करती हैं और गहराई में ज़्यादा कटान करती हैं। आप पहाड़ पर कभी जाएँ, किसी नदी को देखें आप, तो नीचे गहरी खाई में आपको बहती हुई नदी दिखाई देगी। तो जो पहाड़ी नदियाँ हैं ना, पर्वतीय नदियाँ, तो वो गहराई में ज़्यादा कटान करती हैं बजाय किनारों के। किनारों को सिद्ध हिंदी में कहते हैं पार्श्व। जैसे किताब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि वो जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं वो पार्श्वों पर ज़्यादा पार्श्वों पर कम कटाव करती हैं और तली में या गहराई में ज़्यादा कटाव करती हैं, है ना। कहीं कहीं तो नदियों ने इतनी गहरी घाटियाँ बना रखी हैं, वो 1,000 मीटर तक गहरी घाटियाँ हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, तो पर्वतीय नदियाँ पानी आमतौर पर सदा नीरा होती हैं, इनमें पानी खूब बहता है, स्पीड ज़्यादा होती है, और ये कटाव जो है वो कहाँ, गहराई में करती हैं, ठीक है। अच्छा, पर्वतीय नदियाँ जो होती हैं वो आमतौर पर डेल्टा बनाती हैं। अभी डेल्टा क्या होता है ये मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। पर्वतीय नदियाँ आमतौर पर डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, पर्वत जो हैं, क्वेश्चन आता है कि स्थल की सबसे नवीन संरचना क्या है, समझे शुद्ध हिंदी में। इसका मतलब ये है ज़मीन के ऊपर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं मरुस्थल हैं, कहीं सागर हैं, कहीं झीलें हैं, कहीं पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, है ना, डेल्टा हैं, झरने हैं। तो क्वेश्चन आता है स्थल की या धरातल की सबसे नवीन स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, तो पहाड़ हैं। पहाड़ जो हैं वो सबसे बाद में बने हैं। आपका जो शिवालिक माउंटेन रेंज है वो आज से 5 लाख साल पहले तक पूरी तरह से अस्तित्व में आया है, या धरती की वर्तमान जो संरचना है वो आज से 5 लाख साल पहले पूरी तरह से अस्तित्व में आई है। तो अब देखो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हम लोगों को एक ज़माना हो गया पढ़ते हुए पढ़ाते हुए एक ज़माना हो गया, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, कहीं टीवी में, कहीं फेसबुक पे, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं कुछ पढ़ लिया, है ना, बहुत सी चीज़ें याद हो गई। अच्छा, मज़े की बात यह है, आपकी उम्र कितनी है, 20 साल, 21 साल, तो 21 साल पहले तो हमने एग्ज़ाम दे लिया था। आपकी 21 साल एज है ना, 21 साल पहले तो हमने एग्ज़ाम दे लिया था एक, तो अरसा हो गया ना। अच्छा, वही दुनिया हमारी, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो हमेशा अलर्ट रहो कॉपी पेन लेकर के ना। अच्छा, अब आप लोग मेरे सामने जो बैठे हो ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर को बोलने दो और वीडियो चला के फिर लिख लेंगे, नहीं लिख पाओगे। ये वीडियो धीरे धीरे इतनी इकट्ठी हो जाएंगी आप भूल जाओगे, है ना। तो साथ ही साथ उसको रफ कॉपी में लिखते भी रहें, है ना, लिखते भी रहें। जो चीज़ यहाँ पर नहीं है, कोई चीज़ नई सी समझ में आ रही है, तो अब ये जो कहानियाँ बता रहा हूँ ये मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, बाकी इधर मैप में जो कुछ बताऊंगा ये लिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो जो कुछ नई सी लगे उसको लिखना भी, जो चीज़ नई सी लगे उसको लिख भी लेना। ओके, तो हाँ, पर्वतीय नदी जो हैं, इसके अलावा मैंने, हाँ, जो पर्वतीय नदी हैं वो आमतौर पर यंग रिवर्स हैं, युवा नदियाँ कहते हैं। पर्वतीय नदियों को युवा नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती हैं, उस मलबे की वजह से ये अपने मुहाने पर या जहाँ ये ख़त्म होती हैं वहाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इनके जो किनारों को हम कहते हैं तटबंध। नदी का जो किनारा होता है उसे हिंदी में कहते हैं तटबंध। या तो आप अपने आप बना दो, नहीं तो नदी आमतौर पर नेचुरली अपना किनारा बना लेती है। देखिए नदियाँ देखी होंगी, है ना, उसके किनारों पर ऊपर मिट्टी पत्थर चट्टान इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो नदी के साथ, वही उसके तटबंध या किनारे कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद झरना, डेल्टा भी बताता हूँ आपको। झरना क्या, तो मान लीजिए नदी बह रही है, नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है। अब यहाँ पर जो है ठोस चट्टान है, ये वाली जो चट्टान है या ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सरफेस है वो ठोस है। उसके बाद ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है इसकी तुलना में मुलायम है।
ये ठोस है और ये मुलायम है। अब नदी जो है किनारों पे कटाव तो कर ही रही है, साथ ही साथ गहराई में भी कटाव कर रही है। अब ये जो ठोस सतह है, ये जो ठोस सतह है ये कम कटेगी और जो मुलायम सतह है ये ज़्यादा कटेगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि धीरे 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 ये तला जो है वो नीचा हो जाएगा। अब जब ये तला नीचा हो जाएगा ना, तो अब पानी ऊपर से गिरेगा तो और ज़ोर से नीचे को कटेगा ये। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि तला यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया झरना। पानी यहाँ से गिरेगा नीचे को, झरना बन गया। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये ढाल है ना, अचानक ढाल में कमी आ जाती है ना, अचानक ढाल बढ़ जाता है, सॉरी, अचानक जो है ढाल बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है नदी भी नीचे को ऐसे गिर जाएगी तो झरना बन जाएगा वहाँ पर, समझ गए ना। तो जहाँ भी पानी ऊपर से गिरेगा झरना हो जाएगा, है ना। और फिर अभी बताऊँगा एस्चुरी क्या होता है। फिर आता है आपका नदी द्वीप, नदी के अंदर बना द्वीप। आप यहीं आपके गाँव के पास में ही है बोर नदी, उसमें आप घूमने चले जाएँ तो आपको नदी के बीच में टापू जैसे दिख जाएंगे। भाई हुआ क्या, कूड़ा करकट आया नदी में बह करके, वो किसी एक जगह पर रुक गया, बीच धार में एक जगह पर रुक गया, उसके बाद उसके साथ और मलबा आ गया, धीरे 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 वहाँ मलबा इकट्ठा हो गया, किसी ने साफ़ किया नहीं, तो धीरे धीरे उस पर घास फूस जम आई। अब वो इतना ठोस हो गया कि नदी की बाढ़ में वो नहीं बह रहा, उसके चारों तरफ से पानी बह रहा है लेकिन बीच में वो टापू जैसा बन गया। तो नदी के अंदर जो द्वीप बन जाता है, नदी की धारा में जो द्वीप बन जाता है उसे नदी द्वीप कहते हैं। ये तो खैर मैं लिखाऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आप बताएंगे? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आप बताएंगे? आप एनीवन? गौरी मैम आपको तो याद होगा शायद, माजुली। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ द्वीप है माजुली द्वीप, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। अच्छा आगे चलें। उसके बाद बात आती है सहायक नदी। तो जो छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, छोटी नदी बड़ी नदी को पानी सप्लाई करेगी, उसमें मिल जाती है, तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है। फिर नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, है ना, भागीरथी नदी घाटी परियोजना। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि नदी में जगह जगह पर डैम बनाना, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब उस डैम का मकसद बाढ़ रोकना हो, पानी की व्यवस्था करना हो या सिंचाई की व्यवस्था करना हो, कुछ भी हो सकता है, उसे कहते हैं हम नदी घाटी परियोजना। कोई आप में से कोई बच्चा बताएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आप लोग बताएं अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट में। अब आता है दोआब। दोआब अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है पानी, है ना। दोआब का मतलब है, सही अर्थ जो है दोआब का, जैसे एक नदी, जैसे गंगा जी, ये गंगा जी जा रही है और ये यमुना जी जा रही है, ठीक है ना, तो ये बीच में है ना, ये इसको हम कहते हैं भारत में गंगा यमुना का दोआब या उत्तरी दोआब भी कह लेते हैं। दोआब का सही अर्थ है दो नदियों के बीच की उपजाऊ ज़मीन, दो नदियों के बीच की उपजाऊ ज़मीन, उसे दोआब कहते हैं। तो दो नदियों के बीच जो भी ज़मीन होगी, आमतौर पर उपजाऊ ज़मीन को दोआब कहते हैं, लेकिन दो नदियों के बीच की ज़मीन होती है उसे कहते हैं दोआब। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा पंजाब, ठीक है ना। ये आप देखें सिंधु नदी है, सिंधु नदी में अल्टीमेटली झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियाँ हैं। इन पाँचों नदियों का पानी जो है लास्ट में सिंधु में मिल जाता है। इसमें झेलम और रावी ये चिनाव में मिलती हैं, ब्यास सतलज में मिल जाती है, सतलज भी लास्ट में जाकर के चिनाव में, और फिर चिनाव लास्ट में इसमें मिल जाती है सिंधु में। अभी बताऊंगा मैप में इसमें ना। तो ये सिंधु नदी में 5 नदियाँ मिलती हैं, झेलम, रावी, चिनाव, सतलज और ब्यास, इनको कहते हैं पंचनद। और इन्हीं 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि, पंजाब 5 नदियों की भूमि, ठीक है ना। इन 5, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इस पंजाब में या पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, तो ये 5 नदियाँ शामिल हैं, ठीक है ना, झेलम, रावी, चिनाव, सतलज और ब्यास। अभी दिखाऊंगा, इधर है, आप उधर ढूंढ रही हैं, ये इधर है, ठीक है, उधर मत ढूंढो, है ना। कौन सी फिल्म का है वो, दीवार फिल्म का डायलॉग है क्या, कि तुम मेरा बाहर इंतजार, नहीं तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। देखिए फिल्म अमिताभ बच्चन की, अरे इसमें तो खूब मीम्स भी बनते हैं। तो इधर ना देखें, इधर हैं वो, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको डेल्टा और ज्वारनदमुख का अंतर बताऊंगा, तो इसकी भी देख लेते हैं। इसका चित्र बनाइए आप, जैसे इसमें बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी बनाइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये गुजरात है, ये दक्षिण भारत है। आप सपोज यहाँ पर गंगा जी बह करके इधर बंगाल में आ गई, गंगा जी इधर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है, और यहाँ पर बहुत सारा पानी अपने साथ ये लेकर के आ रही है। गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, पूरे साल लगभग इसमें पानी बहता है, और साथ ही साथ इनमें मलबा भी खूब आता है। कटान खूब करती हैं तो मलबा खूब आता है।
तो अब जितना भी मलबा इनके साथ बह करके आ रहा है वो सारा का सारा जो है समंदर में यहाँ पर, ये समंदर में यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है। इस शेप में नहीं, इस शेप में वो जो है डिपॉजिट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। ये उल्टे ट्रायंगल की शेप में, उल्टे त्रिभुज की शेप में वो सारा का सारा मलबा यहाँ पर जमा हो गया। इसमें रेत भी है, कंकड़ पत्थर बजरी भी है, घास फूस भी है, मरे हुए इंसानी जानवर भी हैं, है ना, अस्थियाँ, विसर्जित अस्थियाँ भी हैं, बहाए हुए शव भी हैं, सब कुछ है इसमें। जो कुछ भी नदी में आपने जो कुछ भी नदी में बहा दिया अल्टीमेटली वो सागर में चला जाना। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, पानी में आप लोग प्लास्टिक का कचरा ना फेंकें, अल्टीमेटली वो समुद्र में जा रहा हो, समुद्र धीरे धीरे पट रहा हो, प्रदूषित हो रहा है ना। ओके, तो ये जो शेप बन गई ना, इसको कहते हैं डेल्टा। ये जो ज़मीन पट गई, ये जो मैदान बन गया, इसको हम कहते हैं डेल्टा मैदान। अच्छा, आप देखो इसमें मलबा कटा हुआ आ रहा और इसमें तरह तरह के जीव जंतु वनस्पति आ रहे हैं, तो उपजाऊ बहुत होता है ना। हमारे घर में कभी किसी ज़माने में एक खास जगह पर कूड़ा पड़ता था, उसके बाद हमने उसको प्लेन कर दिया मिट्टी से, वहाँ पर हमने लगाए पेड़, 10 साल बाद पेड़ लगाए, तो पेड़ उसमें अनाप शनाप बढ़ रहे हैं। अनाप शनाप बढ़ना समझते हो? जैसे तंदुरुस्त बच्चे होते हैं ना, उनको खान पान खूब खिलाया जाए तो 2 साल का बच्चा भी 4 साल का लगता, तो इस तरह से पेड़ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे खाद पानी बहुत है, प्राकृतिक खाद बहुत है, तो इसमें सब प्राकृतिक खाद आ रहा है। तो ये जो डेल्टाई ज़मीन है ना, इसे कहते हैं डेल्टाई मैदान। बहुत उपजाऊ होता है यहाँ पर सघन खेती की जाती है। सघन खेती का मतलब समझते हो? नहीं समझते? एक साल में कई फसलें लेना। जैसे अभी आप देखो ना, तराई में सघन खेती हो रही है, एक साल में 3-3 फसलें ले रहे हो। हम लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में रहते हैं, उत्तराखंड के गदरपुर तहसील में, तो यहाँ पर ये जो इलाका है इंटेंसिव क्रॉपिंग या सघन खेती के लिए फेमस है। इंटेंसिव माने तीव्र, इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब सघन खेती। इसका मतलब यह है कि कम से कम समय में और मशीनों का, तकनीक का, सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना, बार बार फसल लेना। अब आप देख रहे हो ना, हमारे यहाँ 1 गेहूँ और 2 धान, साल में 3 फसलें बोई जा रही हैं। इसी को कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। क्यों संभव है ऐसा? यहाँ पर पानी की कमी नहीं है और ज़मीन उपजाऊ है, ज़मीन को जोतना भी आसान है। तो ये जो डेल्टाई मैदान होते हैं ना, उपजाऊ बहुत होते हैं। अब भुरभुरी मिट्टी के होते हैं। अब जब मैं आपको मिट्टी पढ़ाऊँगा ना, तो ये जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जब मैं आपको सॉइल पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। जलोढ़ मिट्टी के डेल्टाई मैदान हैं ये, जुताई करना बहुत आसान है, नमी यहाँ भरपूर रहती है क्योंकि पानी आता रहता है, इसलिए यहाँ पर सघन खेती होती है। और आमतौर पर जैसे ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। और बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश का जो आधा हिस्सा है वो इसी तरह से समुद्र में मलबे के भरान से बना है। जो बांग्लादेश है ना, यहाँ को बांग्लादेश का आधा मैदान जो है, आधा इलाका जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की वजह से ही बना है। और बांग्लादेश जो है दुनिया में धान उत्पादक देशों में जो अग्रणी देश हैं उनमें से एक है। और एक पूछता है कि सबसे उपजाऊ डेल्टा कौन सा है? जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हो गया आकार में। सबसे उपजाऊ जो डेल्टा है वो सिंधु नदी का डेल्टा है। सिंधु नदी यहाँ कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। इसका मतलब क्या है आप बताएं? सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सिंधु नदी अपना मलबा जो है कराची के आसपास इकट्ठा करती है। वेरी गुड, ठीक है। अब तो ये तो हो गया डेल्टा, है ना। अब एक शब्द मैंने कहा एस्चुरी। एस्चुरी लिख दूँ, ASTURIE, एस्चुरी। हिंदी में इसको कहते हैं ज्वार नदमुख। हिंदी में इसे कहते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार समझते हैं ना, समुद्र की लहरों से पानी जब ऊपर को उठता है तो उसको कहते हैं ज्वार कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें 3 शब्द हैं, ज्वार, नदी और मुख। मुख माने मुहाना, मुख माने मुहाना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी बहकर आ रही है। अच्छा, नर्मदा नदी जो है वो मौसमी नदी है, नंबर एक मौसमी है। तो मौसमी का मतलब इसमें पूरे साल पानी नहीं बहता, और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की तुलना में इसमें पानी कम बहता है। दूसरा, ये जो चट्टानें हैं ना, जिस सरफेस से बैठती हैं, इन चट्टानों की तुलना में काफ़ी सख्त हैं, तो यहाँ पर मलबा जो है आसानी से कटता नहीं है ना। मलबे का कटाव यहाँ पर कम होता है, पानी कम बहता है, पानी भी यहाँ पर कम बहता है। लेकिन यहाँ पर जो ढाल है ना, ढाल काफ़ी है, इधर ढाल कम है। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि पूर्वी घाट मैदान का ढाल कम है तो पश्चिमी घाट मैदान का ढाल ज़्यादा है। तो अब मलबा है तो इसमें, लेकिन मलबा है कम,
और साल भर पानी इसमें बहता भी नहीं। ये नदियाँ जो अपने साथ इतना मलबा लाती हैं, उस मलबे को समुद्र तक ढोने की जो क्षमता है उसकी वजह ये है कि इनमें पानी साल भर बहता है और पानी बहता भी खूब है, इसलिए अपने साथ बहा हुआ मलबा ही यहाँ तक ले आती है। समझ रहे हैं आप? लेकिन इन नदियों के साथ जो बहा हुआ मलबा है ना, वो समुद्र में दूर तक नहीं जा पाता। वजह क्या है? इनमें पानी कम बहता है, कटान की क्षमता इनमें कम है, ठीक है ना। तो इन नदियों में जो पानी जो इनका जो मलबा है ना, वो दूर तक समुद्र में भरपूर इकट्ठा नहीं हो पाता। वो जो है इनका जो मुहाना होता है नदियों, मुहाना समझ गए ना, जहाँ पर नदी खत्म हो रही है, इस मुहाने में ही वो मलबा जो है वो इकट्ठा होता रहता है। जितने भी अवसाद हैं इस मुहाने में वो इकट्ठे होते रहते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ से जो पानी आ रहा है, अब यहाँ पर तो बैरियर लग गया, इसके नदी की घाटी के नदी के मुंह में मलबा इकट्ठा हो गया। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? पानी जो है फिर इसके ऊपर से होकर के बहने लगता है। ये समंदर है ना, पानी इसके ऊपर से होकर के यहाँ को बहने लगता है। तो अब अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे नदी में ज्वार आ गया हो। क्या आ गया हो? ज्वार आ गया हो। तो नदी का मुहाना, ये नदी है, ये नदी का मुहाना है, इसकी शेप कैसी हो गई है? ज्वार जैसी। इसीलिए इसको कहते हैं ज्वार नदमुख, ये एस्चुरी। जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या एस्चुरी के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, और एस्चुरी की इंपॉर्टेंस क्या है, एस्चुरी को नुकसान किस किस से हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डेल्टा और ज्वार नदमुख ये होगा, क्योंकि जब आप नदियाँ पढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। समझ रहे ना? आगे चलें, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब सीधे जो है हम बात करेंगे इन नदियों पे। अब इन नदियों पे जब हम बात करेंगे, ज्योग्राफी क्लास जो 5th है हमारी, उसके दूसरे पार्ट में करेंगे। इसको हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं, इसको हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं, और इसके बाद हम इसका बनाएंगे दूसरा पार्ट, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।